आप सभी को प्रणाम। के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय द्वारा हिंदी महोत्सव 2022 की इस श्रृंखला की शुरुआत हम लोगों ने 12 तारीख को की और एक त्रिभाषा कवि सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर आर डी सिंह सर के हाथों उसका उद्घाटन किया। फिर 13 तारीख को आदरणीय बालेंदु दाधीच जी ने हिंदी ब्लॉग लेखन और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कार्यशाला ली। आज 14 सितंबर दिवस का दिन और आज हमारे इस हिंदी महोत्सव के अंतर्गत पावस व्याख्यान माला का प्रथम व्याख्यान प्रोफेसर निर्मल कुमार जी हमारे बीच हैं। और सर आज जिस विषय पर केंद्रित होकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे वो है स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी भाषा। इसके पहले कि मैं सर को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, मैं सर के बारे में संक्षेप में बता दूं कि आप वेंकटेश्वरा महाविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप वहाँ पे प्रोफेसर हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो शोध के कार्यों से जुड़ी हुई हैं भारत के, आप किसी न किसी रूप में उनके शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो ICSSR, फिर चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हो या संगीत नाटक अकेडमी हो, तमाम जगहों से आपने अपने अलग अलग शोध प्रकल्प पूरे किए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे आपके मार्गदर्शन में एमफिल और PhD का कार्य कर रहे हैं। आपके शोध पत्र लगातार इतिहास की प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उनमें छपती रहती हैं। तो ऐसे आदरणीय और विद्वान प्रोफेसर आदरणीय निर्मल कुमार जी आज हमारे साथ हैं। हम सभी जानते हैं कि 9 सितंबर को हम लोगों ने भारतेंदु जी की जन्म जयंती मनाई और 1873 में जबकि हिंदी भाषा का भी विकास हो रहा था, वो हिंदी नई चाल में ढालने की बात कर रहे थे। तो इस बात को आज लगभग 149 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए हैं। तो पीछे मुड़कर देखना कि उस तमाम आजादी की लड़ाई में 1857 से लेके करीब 947 का जो समय रहा है, जो हिंदी खड़ी बोली हिंदी के बनने का एक समय रहा है, वहां पे हिंदी पट्टी में और पूरे भारत में किस तरह सामान्य जनमानस को आंदोलित करने में हिंदी भाषा ने अपनी महती भूमिका निभाई, उसके बारे में बड़े विस्तार से आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी हम लोगों के साथ बातें साझा करेंगे। मैं महाविद्यालय की तरफ से और हिंदी विभाग की तरफ से सर का यहाँ पे इस महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ और सर से अनुरोध करता हूँ कि वे आज का अपना व्याख्यान शुरू करें। आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनीष मिश्रा जी। अभी जिस विषय पे मुझे बोलने के लिए कहा गया है, हिंदी भाषा और स्वतंत्रता आंदोलन, ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक सब्जेक्ट हो सकता है, विषय हो सकता है, अगर इस पे ध्यान दिया जाए कि क्या क्या पहलू छूट गए हैं। अब होता है क्या है कि जैसे मनीष मिश्रा जी जानते हैं कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ और हिंदी साहित्य से मेरा ऑफ कोर्स पढ़ कर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा होगा, मेरी वैसी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने जो संबोधन है उसको लिमिटेड रखा है। जैसा मेरा टाइटल था कि हिंदी भाषा और स्वतंत्रता आंदोलन पे ही, क्योंकि ये लिटरेचर के बारे में आप सब जानते हैं, साहित्य के बारे में आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारतेंदु से लेके एक जो पूरी परंपरा रही है वो आप जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा अपने आप में, जब मैं बात करूंगा इस सब्जेक्ट की, भाषा का चुनाव ही अपने आप में एक विरोध है। इस इस टॉपिक पे मैं बोलना चाहूंगा मैं, और यही मेरा जो केंद्र बिंदु होगा कि भाषा का चुनाव ही अपने आप में विरोध हो सकता है। आप किस भाषा से बात करते हैं? मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मुझे फ्रेंच में जवाब दें, आप मुझे इंग्लिश में जवाब दें, इसका मतलब है आप मुझे नकारते हैं। आप किसी न किसी तरीके से मुझे दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से। तो ये जरूरी है। और आप अगर वो कोई भाषा नहीं जानते, आप फ्रेंच नहीं जानते और मैं फ्रेंच में बोलूं, इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि आप वो भाषा ना समझें और मेरे कथ्य को भी ना समझें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है। अंग्रेजी, जो हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब आज भी अंग्रेजी की हुकूमत चलती है, पर उस समय अंग्रेजी हुकूमत भी थी। और अंग्रेजी में लिखना पहला, अंग्रेजी के पत्रकारिताओं में भी बहुत अंग्रेज का विरोध हुआ है।
अंग्रेजी सत्ता का विरोध हुआ है, लेकिन प्राथमिक रूप से अंग्रेजी में लिखना कन्फर्मिज्म है। आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो आप जो सत्ता में हैं उनकी भाषा में लिख रहे हैं, उनको पढ़ने की सहूलियत दे रहे हैं, जो अंग्रेजी पढ़ के पले बड़े हैं उनको सहूलियत दे रहे हैं, और इसीलिए अंग्रेजी में लिखना कन्फॉर्मिस्ट होता है। ये माना जाता है कि जिस सत्ता का जो लैंग्वेज है, सत्ता की जो लैंग्वेज है, उसमें बोलना वो कन्फर्मिज्म है। तो एक 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 प्रमाइस लेके मैं चल रहा हूँ, एक एक मैं एजम्पशन है मेरा, कि इस तरह से हम हिंदी को देख सकते हैं। तो भारतीय भाषाएं, उसमें हिंदी भी है, स्वतः ही अंग्रेजी की विरोधी मानी जाएंगी इस हिसाब से। भारतीय भाषाएं जो भी हो, तमिल, तेलुगु, मराठी, जो भी आप भाषा की बात करें, बंगाली, बांग्ला, गुजराती, वो सब अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा के विरोध में ही मानी जाएंगी। अब हिंदी में जो मेन लेखन रहा, उसका जो उद्भव का काल है, जो मेन, जो उद्भव का काल तो नहीं कह सकते, पर जो एक परिपक्वता की जो स्थिति थी, वो दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुए, विश्व युद्ध हुए, उनके बीच में रहा। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जो 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, या पहले का जो 25 साल था, वो हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं इसके इसके विशेष में इसलिए नहीं जाता हूँ कि बहुत विद्वान आप में से हैं जो मुझसे ज्यादा जानते हैं साहित्य के बारे में, इसलिए उसके में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ बहुत एक छोटे लिमिटेड एज हिस्टोरियन, जैसे मैं एक इतिहासकार हूँ, इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अ, भाषा को देख रहा हूँ और भाषा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही वक्त था जब बहुत सारे लोग उर्दू छोड़कर, प्रेमचंद सरीखे उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखने लगे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहना है कि सौदे वतन बैन हो गया था और सौदे वतन पे प्रतिबंध लग गया था और इसीलिए वो हिंदी में लिखना शुरू किया। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है, उर्दू का जो स्वर्णिम काल था वो गुजर गया था। उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन उसका एक स्वर्णिम काल था। जो आगे जो लिखने पढ़ने वाले थे और जो लिखने पढ़ने के लिए जो आ रहे थे, और सरकार भी कुछ हद तक प्रोत्साहन दे रही थी, ब्रिटिश सरकार भी, वो हिंदी थी। लोग हिंदी में पढ़ना चाहते थे। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि जब चंद्रकांता संतति पब्लिश हुई, तो उसके पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी। तो ये वही काल था जब लोग उर्दू छोड़कर, ये जरूरी है, मैं उर्दू के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाषांतरण हो रहा है, भाषा का अंतरण हो रहा है, भाषा बदल रही है। एक समय था जब फारसी छोड़कर लोगों ने उर्दू सीखना शुरू किया था, लेट 18वीं और 19वीं सदी में। बाद में इसको परिपक्वता मिली मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और जौक के अंदर, जिनको एक तरह से शहर शोक पोइट्री कहा जाता है। जो गिरते हुए शहर का, मरते हुए शहर की जो शायरी थी, उसको कहा जाता है। तो ये सनद रहे कि अंग्रेजी सरकार ने, एक बात जानिएगा, बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए, कि अंग्रेजी सरकार ने शुरू में अंग्रेजी के पढ़ने पढ़ाने पे बंदिश लगाई थी। हम मान के चलते हैं कि उन्होंने हमें फोर्स करके हिंदी पढ़ाया, हम मान के चलते हैं कि उन्होंने फोर्स करके धर्मांतरण कराया, क्रिश्चियन बनाया, पर ये सब सही नहीं है। काफी समय तक उन्होंने क्रिश्चियन बनने पे, मिशनरी वर्क पे रोक लगाया, क्योंकि उनको था कि ये क्रिश्चियन बन जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, अंग्रेजी पढ़ जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, इसलिए इनको ना हिंदी ना अंग्रेजी पढ़ने दिया जाए, ना क्रिश्चियन बनने दिया जाए। बाद में उनको क्लर्कों की जरूरत पड़ी, लोअर तबके पे लोगों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अंग्रेजी को प्रोत्साहित करना शुरू किया। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमें क्लर्क बनाने के लिए, जो नीचे तबके के जो जॉब हैं उनको करने के लिए, मैकॉले का जो पूरा जो एजुकेशन पॉलिसी रही, जो मैकॉले की, जो हम जानते हैं, मैकॉले को हम कोसते हुए बड़े होते हैं, तो मैकॉले के एजुकेशन में ये कहा गया कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक टेम्पर है, जो पश्चिम की जो शिक्षा पद्धति है, जो बहुत टेक्निकल है, जो बहुत सही है, जो सही यू नो आपको कंक्लूजन देने में
आपको मदद करती है उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में और भारतीय भाषाओं में और भारतीय साहित्य में, भारतीय एजुकेशन में वो दम खम नहीं है कि उससे नए समाज को समझा जाए। इसको व्हाइट मैन बर्डन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई व्हाइट मैन बर्डन है कि हम गोरे हैं, हमारे पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व है कि हम इन काले लोगों को, नेटिव लोगों को समझाएं, पढ़ना लिखना, सभ्य बनना। तो उस हिसाब से मैकॉले को भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात याद रखने के लिए है कि अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत सालों तक, कुछ 1830-35 तक अ, उन्होंने कन्वर्जन पे रोक लगाया और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने को प्रोत्साहित नहीं किया। बाद में ये शुरू होता है जब वो बात, अब देखिए हिंदी में जो भी लेखन शुरू हुआ, अ, जैसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप मुझसे कुछ लोग फर्क करें, कुछ लोग आप मुझसे अग्री ना करें, कि हिंदी में भारतेंदु से लेकर प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि सबने अंग्रेजों से आजादी की तो नहीं पर प्रेरक कहानियां लिखी। ये हमको जानना है। इसी बात पे मैं जानना आपको आगे फिर भी एक बार और बात करूंगा मैं, कि इनके जो कविताएं थी, नाटक थे, जो कहानियां थी, वो आजादी के लिए नहीं लिखी गई थी। जरूरी नहीं कि आजादी के लिए हो। क्या वो आजादी समझ के लिख रहे थे? क्या उनकी स्वतंत्रता की समझ वही थी 1910, 1920, 1930 में? क्या उनकी समझ वही थी जो आज हमारी 2022 में है? शायद नहीं। इस बात को मैं फिर से एक बार आऊंगा। पहले एक बार जान लें कि हिंदी की जो सुबह शुरू की जो काल है, उसमें आजादी की अवधारणा साफ नहीं थी। ये कांग्रेस को भी नहीं थी, महात्मा गांधी को भी नहीं थी, कि हम क्या चाहते क्या हैं। इसीलिए वो हमारी भाषा भी हम नहीं जानेगी, हमारी भाषा भी उसके बारे में साफ नहीं हो पाती कि हम चाहते क्या हैं। पूरे के पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, उसमें एक अच्छा समय गुजर गया जब हम अंग्रेजों से साफ हुकूमत और कंपनी बहादुर, राय बहादुर, कंपनी बहादुर की तरफ तरफ से एक बहुत उम्मीद करते थे कि ये हमको न्याय देंगे, ये न्याय संगत है, गोरे हैं, न्याय प्रिय हैं। और इसीलिए प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन, 3P बोलते थे। प्रेयर, हम दरखास्त दें। पिटीशन, हम, प्रेयर मतलब हम प्रार्थना करें, प्रेयर पिटीशन मतलब हम दरखास्त दें, और प्रोटेस्ट हम विरोध करें। गांधी ने ऐसे ही शुरू किया था। पूरी सत्याग्रह इसकी निशानी है कि हम आग्रह करेंगे, सत्य का आग्रह करेंगे। हम क्लियर नहीं थे कि हम आजादी चाहते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि जो हिंदी के लेखक हैं वो आजादी नहीं चाहते थे, पर आजादी की समझ थोड़ी अलग थी कि आजादी है क्या। आजादी स्वराज भी हो सकता है, आजादी स्वराज भी हो सकता है, पर आजादी का मतलब पूर्ण स्वराज्य नहीं था। ये बाद में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। इसीलिए हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में भी इसकी जो जो झलक है वो दिखती है। पर मैं फिर बार बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इतना जरूर समझें कि भाषा का प्रयोग अपने आप में विरोध भी है और विद्रोह भी है। इसीलिए अगर सुभद्रा कुमारी चौहान, अगर भारतेंदु, अगर प्रेमचंद, अगर जयशंकर प्रसाद इतिहास को एपिकल मानते हैं, एपिक मानते हैं, महाकाव्य के रूप में देखते हैं अगर किसी घटना को या किसी व्यक्ति को, तो उसमें इतिहास से प्रेरणा लेना हो सकता है, आपको गौरवान्वित करना हो सकता है, पर आपको आजादी का राह दिखाना नहीं हो सकता है। आप कृपा करके इसको अ, अन्यथा ना लें। आप ये नहीं समझें कि मैं इनको आजादी का बड़ा राइटर नहीं मानता हूँ। हैं, बट इनकी आजादी की समझ बिल्कुल अलग थी। ये समझने की जरूरत है। ये धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आजादी की तरफ, धीरे धीरे समझते हैं अंग्रेजी हुकूमत ठीक नहीं है, अंग्रेज के खिलाफ होना चाहिए, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा विद्रोह होना चाहिए। बाद में विरोध होना चाहिए, फिर विद्रोह होना चाहिए। अंग्रेजी भारत छोड़ो 1942 से आते आते आपको ये समझ में आने लग गया कि अंग्रेज हमारे लिए है नहीं, वो अपने लिए हैं। बट इसको समझने में दादा भाई नौरोजी, बीबी, आई मीन बहुत, RC दत्त, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की कि ब्रिटेन हमारा खून चूस रहा है। पर ये समझने में, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में बहुत समय लगा।
ये वही वक्त है जब हिंदी को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था ग्रियर्सन के द्वारा। हिंदी एक अपनी परिपक्वता की तरफ बढ़ रही थी और प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे लोग लिखने लगे। अब एक चीज और है, जो भाषा की जो सोच है वो डोमिनेंट पॉलिटिकल सोच भी होती है। उस समय की डोमिनेंट पॉलिटिकल सोच कांग्रेस थी, और कांग्रेस में एकमत, कांग्रेस उस समय तक एकमत नहीं थी कि हम चाहते क्या है। वो दुविधा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो आयरनी है, वो जो विरोधाभास है, वो हिंदी भाषा के लेखन में भी नजर आता है। अब एक जो चीज मैं, चूंकि मैं फिल्म पे काम करता हूं तो मैं अपने को रोक नहीं पाए ये कहने में कि उस समय में यही समय था जब हिंदी फिल्म भी बननी शुरू हुई। फिल्म तो हिंदी नहीं थी क्योंकि वो साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी, तो हिंदी नहीं कहा जा सकता। बट बाद में जब बनी तो हिंदी ही बनी, इसलिए हम उसको हिंदी फिल्म का ही एक तरह से भारतीय फिल्म कह लें, पर हिंदी फिल्म ही मानते हैं हम। दादा साहब फाल्के से लेकर और जहाँ से आप हैं अभी, कल्याण में, उससे बहुत दूर नहीं है, जो हिंदी का जन्मस्थल माना जा सकता है। पूना, नासिक, बॉम्बे, मुंबई। हिंदी फिल्म का बनाना अपने आप में एक तकनीकी एवं सामाजिक क्रांति थी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। भाषा का देखिए उपयोग कैसे होता है, क्योंकि आप कहेंगे कि मूक भाषा थी तो उसमें हिंदी भाषा कैसी थी। वो असल फिल्म दिखाया जाता था, फिल्म के साथ कोई आदमी नगाड़ा लेके, कोई वाद्य वृंद लेके, और उसके पूरे डायलॉग इमेजिनरी, एक स्वतः एक सोचा हुआ एक डायलॉग था, वो कोई लोकल आदमी लिख के और उसको जोर जोर से पढ़ता था। तो जहाँ की भाषा हो वहां पढ़ा जाता था। हिंदी बहुल क्षेत्र में हिंदी में, मराठी में मराठी में, ऐसे ही उसका होता था। इसलिए मूक बिल्कुल नहीं कही जा सकती, उसका एक पॉलिटिकल लैंग्वेज था, एक राजनीतिक भाषा होती है। और राजनीतिक भाषा आम भाषाओं से अलग होती है। हिंदी फिल्म का बनाना अपने आप में एक तकनीकी एवं सामाजिक क्रांति थी, जिसने आने वाले दिनों में मनोरंजन और साहित्य को बहुत प्रभावित किया। अंग्रेजी सरकार ने सिनेमा को बहुत गंभीरता से लिया। वो जानती थी कि ये अपने लैंग्वेज में लिखना, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में सिनेमा देखना, ये विरोध और विद्रोह भी हो सकता है। इसीलिए 1911 में पहली फिल्म बनती है, 1913 में फिल्म बनती है, और 1918 में इंडियन सिनेमेटोग्राफिक एक्ट बन जाता है, जिसके तहत पूरी सेंसरशिप बनी हुई है 1918 में। सारी दुनिया में खत्म हो गया, हमारे यहाँ अभी तक चलता है, हमारे यहाँ अभी भी सेंसर बोर्ड है। अंग्रेजी सरकार ने बहुत सीरियसली लिया, बहुत गंभीरता से लिया। और उसके बाद, इस एक्ट के पास होने के बाद, आप जो भी कुछ बोले, हर बोले लिखे या दिखे जाने वाली अभिव्यक्ति पे अंकुश लगा। हर चीज को पास होना था। मैं अभी सेंसरशिप पे ही काम कर रहा हूँ अभी एक प्रोजेक्ट के तहत, और मैं देख रहा हूँ कि जो एक कोई भाषण दे रहा है कहीं पे, उसको भी जो है सीआईडी रिपोर्ट करता है और डीएम उसको बाधित कर देता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है। कोई छोटे सा पर्चा निकालता है, वो पर्चा का ब्रिटिश के खिलाफ कोई मतलब नहीं है। वो ये कहता है कि क्या हमको ये बीज उगाना चाहिए, क्या हमको ऐसी खेती करनी चाहिए, क्या हमको ऐसे टैक्स देना चाहिए, क्या हमको रोड नहीं मांग सकते। और जैसे ही वो पैम्फलेट आता है, जैसे ही वो पर्चा छपता है, उसको बैन करने के लिए पूरे प्रदेश में आदेश जारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन फिल्मों को भी जो हिंदुस्तान में नहीं बने थे, जो अमेरिका में और जर्मनी में बने थे, कुछ इंग्लैंड में भी बने थे, उनको भी बैन कर दिया जाता है, ताकि लोग देखें और समझे नहीं। आपको ये समझने की जरूरत क्या है, हम लोगों को, कि जो आम आदमी उसको किसी भी तरह से अपनी भाषा में अनुवाद करके अगर विरोध फील कर सकता है, विरोध महसूस कर सकता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है। भाषा बहुत खतरनाक होती है। भाषा का प्रयोग अपने आप में एक, इसको कहते हैं नेशनलिस्टिक एग्जम्पशन, एक राष्ट्रीय, आपकी एक एक उपक्रम है, जिसके अंदर आप ये मान के चलते हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा जो 19वीं सेंचुरी में जब नेशनलिज्म आया, तो उसका सबसे बड़ा जो जो पहचान थी, जो क्राइटेरिया थी, वो लैंग्वेज है। इसीलिए इंडिया में हम लोग मानते हैं, ब्रिटेन में, यूरोप में यूरोपियन नेशनलिज्म है, ब्रिटिश नेशनलिज्म है, फ्रेंच नेशनलिज्म है। हमारे यहाँ दूसरे तरीका का है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीयता थोड़ी देर आई, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीयता को लैंग्वेज से जोड़ दिया। बाद में स्टेट भी बने, राज्य भी बने, राज्य का जब पुनर्गठन हुआ तो वो भाषा के लैंग्वेज पे हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं
बंगाली नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म, हिंदी हार्ट बेल्ट सुना होगा आपने, मराठी नेशनलिज्म, गुजराती नेशनलिज्म, साउथ में तो बहुत प्रोमिनेंट है। वो इसलिए है क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति ही नहीं है, हमारे विरोध का स्वर भी है। तो हमारे नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म में बहुत जगह फर्क हो जाता है। इवन दो यूरोपियन नेशनलिज्म में भी यही मानते हैं, यूरोपियन जो राष्ट्रवाद है उसमें भी मानते हैं कि भाषा ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था। बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा है इस बात पे, और इमेजिन नेशनलिज्म, और उस पर वो वही बात करते हैं कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा डिटर्मिन करती है, भाषा निश्चित करती है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, और इसीलिए खतरनाक भी है। अब थोड़ा हम अलग अलग चीजों से भी देखते हैं। बहुत सारे मिथक, कहानी, उपन्यास पर फिल्में बनी, कई लेखकों ने फिल्म के लिए भी लिखा। औपनिवेशिक काल में गैर अंग्रेजी भाषा में कोई संवाद, विरोध या विरोध का स्वर लिए होती थी। जो बड़े बड़े लेखक थे, प्रेमचंद सरीखे भी, उन लोगों ने फिल्मों के लिए लिखा। इसलिए फिल्म कोई ऐसी वैसी मीडियम नहीं रह गई, फिल्म रह गई मेन स्ट्रीमिंग जिसको कहते हैं, मुख्य धारा में लाने का। फिल्म उसका बहुत बड़ा रोल था। इसलिए फिल्म में जो भाषा यूज होती है, फिल्म में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो लैंग्वेज, जो लोकप्रिय कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में जो यूज होता है, वो लैंग्वेज डोमिनेंट लैंग्वेज कहलाता है। इसके बारे में कभी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। थोड़ी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जैसे हम जब भाषा की बात करते हैं तो हम बहुत सारे मुगालतों में रहते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास में। मैं देखिए मध्यकालीन भारत का शिक्षक हूँ, और आजकल एक फैशन बन गया है कहना कि बहुत सारे लोग हैं, एलिशन बुश वगैरह, बहुत लोगों ने लिखा है कि ब्रज भाषा मुगल सल्तनत में बहुत पॉपुलर थी। मुगल सुल्तानों ने, मुगल जो बादशाह थे, उन्होंने ब्रज भाषा को बहुत प्रश्रय दिया। एलिशन बुश ने किताब भी लिखी है, आर्टिकल्स भी लिखी हैं, और लोगों ने भी लिखा है। ब्रज पे तो काफी काम हुआ, अवधि पे थोड़ा कम है। देखिए अवधि खरे खरे खड़ी लैंग्वेज है। अवधि में रामचरितमानस लिखा गया, अवधि में और लोग भी लिखते हैं, रहीम जैसे लोग भी लिखते हैं, पर उसमें उस तरह की इरोटिक पोइट्री नहीं हुई है जो ब्रज में हुई है। तो ब्रज को अगर कोई मुगल सुल्तान या मुगल बादशाह अपने दरबार में प्रश्रय देता है, या उसके किसी कवि को बुलाता है, तो उसका तात्पर्य बिल्कुल ही ब्रज भाषा को प्रश्रय देना नहीं था। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब था, ब्रज में रसिक कविता होती थी जो पुरुष बहुल दरबार को फारसी में नहीं मिलती थी। फारसी की जो पोइट्री है, फारसी की जो शायरी है, वो बिल्कुल ही रूखी सूखी थी। कुछ तो इस्लाम का असर था जिसमें कि बहुत ज्यादा इरोटिसिज्म को प्रश्रय नहीं मिला। कुछ बाद में लिखा है, मीर तकी मीर ने तो लिखा है, लेकिन कम लोग, और भी लोगों ने लिखा है। लेकिन पुरुष बहुल समाज में, पुरुष बहुल दरबार में, सॉरी, पुरुष बहुल दरबार में, जहाँ सिर्फ दरबार में पुरुष थे, वहां पे ब्रज कवि को बुलाकर उनसे पाठ कराना, उसमें से बहुत इतने इरोटिक थे कि इसको भाषा एक लैंग्वेज यूज करते हैं कि इरोटिक प्लेजर के लिए, कि आप बुलाते हैं और कुछ ऐसे आपके बिंब खड़े किए जाते हैं आपके सामने में, कुछ ऐसी लाइनें बोली जाती हैं जो इरोटिक होती हैं। और औपनिवेशिक सत्ता, नेटिव कल्चर को, इसी इसी संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। औपनिवेशिक सत्ता, चाहे वो मुगल सत्ता, वो भी औपनिवेशिक थी। औपनिवेशिक सत्ता नेटिव कल्चर को सबॉर्डिनेट करती है अपनी संप्रभुता के लिए। तो ये जरूरी है समझना कि भाषा को, देखिए ब्रिटिश से पहले मुगलों ने भी सबॉर्डिनेट करने के लिए यूज किया, आपको नीचा दिखाया। आज सारे लोग कहते हैं कि ब्रज भाषा को करके बहुत उसको इज्जत दी, नहीं, इज्जत नहीं दी। अगर इज्जत देनी होती तो बड़े बड़े अवधि के और ब्रज के कवि मुगल दरबार में गए होते, कहानी ही सही। बट ये कहानी है कि अकबर सूरदास को, एक कथा है,
सच तो बिल्कुल नहीं है कि अकबर, लेकिन उसको मिथक के रूप में भी समझने की जरूरत है कि अकबर सूरदास की कविता से प्रभावित होकर, उनके गाने से प्रभावित होकर उनके पास गए बुलाने के लिए। 3 दिन खड़े रहे बाहर में, बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश। सूरदास अंधे थे, लेकिन उनको पता चला कोई बाहर खड़ा है, तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि मैं आपको अपने दरबार में ले जाना चाहता हूँ, मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ। तो उसने कहा, तो मैं तो ऑलरेडी दरबार में हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण के दरबार में हूँ, मैं किसी दूसरे के दरबार में कैसे जा सकता हूँ? दो बातें इसमें समझनी चाहिए। एक तो ये मिथक है, ये सच नहीं है, लेकिन किसी ने गढ़ा होगा। क्यों गढ़ा होगा? ये दिखाने के लिए कि ब्रज को औपनिवेश उपनिवेशवाद से, ब्रज को कॉलोनियल पावर से अलग रहना था, चिढ़ थी, एक तरह से दूरी बना के रखनी थी। बिल्कुल यही एनालॉजी, बिल्कुल यही बात हम हिंदी के लिए कह सकते हैं जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बारे में बात करते हैं। हिंदी कभी भी चाटुकारिता की लैंग्वेज नहीं बन पाई। ये तो गजब की बात है, इसको समझने की जरूरत है। जिन बड़े लेखकों का नाम मैंने लिया, उनमें से किसी ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दो चीज तो कही जा सकती है कि थोड़ी बहुत यू नो अंग्रेजों के बारे में अच्छी बातें कही, पर इन्होंने अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के बारे में कहा जो उर्दू में नहीं थी। उर्दू में अंग्रेजी सभ्यता के प्रति विरोध भी था, पर बहुत गहन समर्थन भी था। इसीलिए उन्होंने हिंदी को बहुत नीची निगाह से देखा। अब मैं आपको बता रहा था कि जब छोटे छोटे अखबार निकलने लगे और गांव गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, तो मैं अभी बैठ रहा हूँ आजकल बिहार के आर्काइव्स में। स्टेट आर्काइव बिहार पटना में है, और मैं देख रहा हूँ वहां पे रिकॉर्ड्स, एक पूरा का पूरा पूरा रिकॉर्ड है पॉलिटिकल फाइल्स में, पॉलिटिकल स्पेशल फाइल है। तो मैंने करीब करीब 1918 से लेके 1947 तक का पूरा फाइल देखा, और उसमें बहुत छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे पत्र निकाले गए हैं जो खेती के बारे में बताते हैं, जो खेती की नींव विधियां बताते हैं, जो अपने आप को सजना धजना बताते हैं, जो हिंदी में पढ़ने के बारे में बताते हैं, जो गल्प और कथाएं लिखते हैं। पर उनको एक पहले रजिस्टर करना पड़ता था। देखिए भाषा से डर कितना है आपको। पहले तो उनको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी बनाया, जो अभी भी है, उसके पास जाके आपको रजिस्टर करना होता था। फिर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास रजिस्टर करना होता था। पुलिस से क्लियरेंस लेना होता था। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो होता था, जो उससे लेना पड़ता था, क्लियरेंस लेना पड़ता था। उसके बाद वो आपकी पेपर आती थी, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता था, छोटा सा समाचार पत्र, 2 पेज का, 1 पेज का, और थोड़ा सा भी आपने अपनी मर्जी का लिखा तो तुरंत प्रतिबंध लग जाता था। फिर एक चीज और है, गाहे बगाहे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि सरकार, और आज भी करती है, सरकारें आज भी करती हैं, सरकार उनको ग्रांट देती थी, विज्ञापन देती थी, सीधे के सीधे पैसे का मदद करती थी। और लोगों ने उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, लोगों ने पिटीशन दिए, दरखास्त दिए सरकार के सामने कि हमें ऐड दिया जाए। तो एक लिस्ट जारी होती थी सरकार से। बिहार उड़ीसा उस समय एक था, तो उस समय BNO कहते थे, बिहार एंड उड़ीसा, स्टेट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा कहते थे। और वहां पर एक लिस्ट निकलती थी। उस लिस्ट में होता था कि ये अप्रूव्ड लिस्ट है जिनको कि लोग अपने अपने विभाग से विज्ञापन दे सकते हैं, विज्ञापन दे के कंट्रोल करना है। मैं ऐसे कई, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल मंच होता तो मैं कहे ऐसी मुख्यमंत्रियों का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने जरूरत से ज्यादा दिल्ली के न्यूज़पेपर में विज्ञापन देख के और उसका मुंह बंद कर दिया है। ये बहुत जानी हुई बात है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उस समय भी ये था कि ब्रिटिश ने शुरू किया, एक, अखबारों की लिस्ट बनाई, दूसरी, अखबारों को सेंसरशिप किया। आप बिना सेंसर के कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे। और सेंसरशिप से पास होने के बाद भी आपका पत्रकार पत्र पास हो गया, आपको अप्रूवल मिल गया, लेकिन फिर भी एक DM से लेके
और कमिश्नर से लेकर सरकार तक कोई भी उस पर प्रतिबंध लगा सकता था, यहाँ तक कि थानेदार भी। गजब की बात है। थानेदार को चाहे उस भाषा की समझ हो ना हो, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाहे उस भाषा की समझ हो ना हो, बट अगर किसी ने कह दिया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज ही नहीं बल्कि यूरोपियन सभ्यता के खिलाफ भी कुछ लिख दिया गया है, या राजे रजवाड़ों के खिलाफ लिख दिया गया है, या कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिससे कि दो समुदाय में, दो तरह के लोगों में, कम्युनिटीज में मतभेद हो सकता है, तो उसको उस पर तुरंत प्रतिबंध लग जाता था। भाषा का डर इतना गहन था, भाषा को कंट्रोल करने की लालसा इतनी इतनी गंभीर थी कि आप देखें कि अगर आप बिहार के आर्काइव्स को देखें तो एक बड़ी सरसरी निगाह से भी, जो मैं 1918 से 1947 की बात कर रहा हूं, तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के अखबारों, किताबों, पर्चों पे प्रतिबंध ज्यादा लगे। मुझे कुल मिला के दो न्यूज़पेपर नजर आए इंग्लिश के, एक सर्चलाइट था और एक इंडियन नेशन था, द इंडियन नेशन, जिसपे गाहे बगाहे, सर्चलाइट पे बहुत ज्यादा और इंडियन नेशन पे गाहे बगाहे प्रतिबंध लगते रहे। पर हिंदी का के अखबार, हिंदी के समाचार पत्र छोटे छोटे बहुत थे, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, सब जगह से निकलते थे, छोटी छोटी कस्बों से निकलते थे, और उन पे आम तौर पे लोकल डीएम ही प्रतिबंध लगा देता था। हिंदी में एक्सप्रेशन को जनरली बहुत खतरनाक माना गया, और इसलिए जब हर प्रांत में सैकड़ों की तादाद में हिंदी पत्रिका छपने लगे जिनने साधारण लोगों को मुखर किया, तो बरतानिया की जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा भय हुआ। हिंदी को रेगुलेट करने के लिए, हिंदी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक तकनीकी हिंदी बनाने की कोशिश शुरू हुई। ये कोशिश नहीं है, ये हिंदी को दबाने का प्रयास था। हिंदी को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने पे भी थोड़ा प्रश्रय मिला, ये भी प्रश्रय नहीं था। जो लोग भी हिंदी पढ़ते लिखते थे, हम जैसे प्रोफेसर हैं, तो हम सरकार से पैसा लेते हैं, तो हम सरकार के खिलाफ कितना बोल सकते हैं? बोलते हैं हम, लेकिन फिर भी सरकार से हमें हर प्रति माह जब तनख्वाह मिलती है, तो हम सरकार के खिलाफ चुप होने में ही अपनी भलाई मनाते हैं। तो जब हिंदी पढ़ने पढ़ाने पे जोर दिया जाएगा, जैसे कई बार कई सरकारों ने उर्दू पढ़ा के और उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वालों पे अंकुश लगाने की कोशिश की, प्रश्रय भी देते हैं और अंकुश भी लगाते हैं। देखिए, एक ही, दोनों चीज एक ही है। जो भाषा को अंकुश लगाता है वही भाषा को प्रश्रय भी देता है। ये बड़ी मजेदार बात है। हिंदी को प्रश्रय देने वाले जो ब्रिटेन की सरकार थी, वही सरकार सबसे ज्यादा अंकुश भी लगाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, विश्व भर में यही हुआ है। जो लैटिन को प्रश्रय देता है वही लैटिन को बैन करता है, जो एंग्लो सैक्सन को प्रश्रय देता है वही एंग्लो सैक्सन को बैन करता है। ये हर जगह हुआ है। एक, मेरे ख्याल में वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में कुछ देश हैं, उनमें से फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जहाँ की ये कम हुआ है। उसकी अपनी वजह है, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड से और बाकी यूरोप से अलग रहा और अपनी भाषा पे बहुत प्राइड करता रहा, बहुत गौरवान्वित रहा, इसीलिए उसकी भाषा को दबाना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बाकी भाषाएं, अगर आप भारतीय महाद्वीप में लें, तो किसी भी भाषा को आप ले लें, मेरे ख्याल में सिर्फ एक भाषा में सोच सकता हूँ जो इससे मुक्त रही, और वो थी तमिल। तमिल को कंट्रोल करने में और तमिल को दबाने में ब्रिटिश काफी नाकामयाब रहे, लेकिन बाकी भाषाओं पे उनका रोक बहुत था। ये अलग बात है कि तमिल में बहुत विरोध का स्वर भी नहीं था, वहां जाति विरोध का स्वर था, जाति रिफॉर्म का था, जाति सुधार का बहुत बड़ा स्वर था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा कम था। हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू बहुत जबरदस्त रोक लगी। ये जो अखबार निकल रहे थे, इन पे रोक लगाना, इनको संयमित करना, इन पे प्रतिबंध लगाना, बरतानिया की सरकार और जो कॉलोनियल हुकूमत थी इंडिया में, उनके लिए बड़ा शौक का विषय था।
देखिए, हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन पे बहुत लिखा जा चुका है, बहुत ज्यादा है। प्रेमचंद का उर्दू की जगह हिंदी में लिखना, चंद्रकांता संतति का लोकप्रिय होना, उसने कहा था को हिंदी की प्रथम कहानी कहा जाना, ये विवाद का विषय भी हो सकता है। तथा भारतेंदु एवं जयशंकर प्रसाद के प्रेरक नाटक और लेखन सब अंग्रेजी हुकूमत को नकारती हुई प्रतीत होती है, मगर सच इससे थोड़ा अलग है। इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मैं फिर से याद कराना चाहता हूँ कि आप सब हिंदी के विद्वान हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको इस हिसाब से देखें कि कोई जरूरी नहीं है कि 20वीं शताब्दी के शुरू में जो लेखक है, जो विचारक है, वो वही सोचे जो आप 1940 और 1950 में सोचते थे। फर्क है। हम में से आप इन हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। हम में से आप सब भारतीय संविधान के बनने के बाद पैदा हुए हैं। हमारी सोच जाति के बारे में, भाषा के बारे में, धर्म के बारे में वो बिल्कुल नहीं है जो 1919, 1914, 1930, 1920 में रहा था। क्या हम वही सोचते हैं? क्या अगर आज प्रेमचंद ने, मैं ये बात अपने क्लास में कई बार पूछता हूँ कि अगर प्रेमचंद ने 1936 की जगह आज गोदान लिखा होता तो उसका स्वरूप क्या होता? ये काल्पनिक है, ये हाइपरबोले है, ये एक एजम्पशन है, लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत सशक्त है। कि अगर प्रेमचंद ने गोदान आज लिखा होता, थोड़ा और चले, अगर फणीश्वरनाथ रेणु, मैं अभी फिर से पढ़ रहा हूँ फणीश्वरनाथ रेणु बहुत दिनों बाद, बहुत दशक बाद बल्कि, फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल आज लिखा होता तो क्या वही होता? नागार्जुन ने बलचनमा आज लिखा होता तो वही होता? क्या ययाति अगर आज लिखी गई होती विष्णु विष्णु सखाराम खांडेकर के द्वारा, तो क्या आज वही लिखती, वही लिखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी व्यवस्था, एक हमारे पास एक हिस्टोरिकल कॉग्निशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि हम जो एक जो ऐतिहासिक सच है, जो ऐतिहासिक यथार्थ है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम जानते हैं, हम में से किसी को भी भारतीय को गांधी के बारे में बताना नहीं पड़ता। लेकिन यही जब अगर आप विदेश में पढ़ाएं तो आपको गांधी बोलेंगे तो उसको गांधी नहीं जानता। आपके क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार को वो नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना होता है वो, सचिन तेंदुलकर। आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। आप में से हम भी रग्बी के सबसे बड़े प्लेयर का नाम नहीं जानते हैं। उसी तरह के, बिल्कुल उसी तरीके से है। एक हिस्टोरिकल कॉग्निशन होता है, या उसको पलट दें आप, एक वर्ड जो साइकोलॉजी में यूज होता है, कॉग्निटिव हिस्टोरिसिज्म है। जो आपके कॉग्निशन में है, जो आपकी सोच में है, जो आपके जहन में है, जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस में है, वो क्या है? वो आपकी भाषा का स्वरूप, भाषा का फुट, भाषा का विरोध है। ये बहुत जरूरी है। जरा देर के लिए सोचिए कि जब हिंदुस्तान का जब राष्ट्रगीत लिखा गया, जब हमारा नेशनल एंथम लिखा गया, तो वो किसी और भाषा में नहीं होके और जनगण मन जैसी लाइनों पे क्यों लिखा गया था? ये विवादास्पद हो सकता है, पर हमें विवादों से घबराना नहीं चाहिए। कई रीजन छूट गए, कई भाषाएं छूट गई। अब आप कहते हैं सिंधु को बाहर कर दो, आप कहते हैं इसको बाहर कर दो। समझने की जरूरत है, भाषा प्रभावी होती है। एक बंगाली राइटर जनगण मन लिखता है, एक बंगाली राइटर वंदे मातरम लिखता है। ये जरूरी है समझना कि आप किस भाषा को विरोध का भाषा मानते हैं। संस्कृत ने जो आप
संस्कृत से ओतप्रोत जो भाषा है, संस्कृत से ओतप्रोत जो हिंदी बोली जाती थी, उसका राष्ट्रीय भाषा बनने के आसार ग्रेसन के समय से ही, बात ये अलग बात की ग्रेसन बाद में बदल गए, पर ये बहुत साफ हो रहा था कि एक भाषा है जो विरोध की भाषा बन सकती है, जो उर्दू की जगह ले सकती है। मैं प्लीज मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहीं भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उर्दू विरोध की भाषा नहीं थी। मैं कह रहा हूँ उर्दू की जगह लेने के लिए एक जो भाषा तैयार थी वो हिंदी थी। और इसी भाषा की महानता ये है कि वो एक सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को उसने जन्म दिया, कि वो भाषा बनी। आज भी जब आप विदेशों में पढ़ाते हैं, मैं कई जगह पढ़ाया मैंने फिल्म, तो जो हिंदी इंडियन फिल्म्स हैं, मैं और किसी फिल्म को नकार नहीं रहा, बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं मराठी में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मराठी में बनती है बाय द वे, मलयालम में सबसे अच्छी फिल्म मराठी और मलयालम में बनती है, तमिल और तेलुगु में सबसे पॉपुलर फिल्में बनती है। लेकिन जब आप विदेश में पढ़ा रहे होते हैं और जब आप इंडियन सिनेमा की बात कर रहे होते हैं, तो सब सब उनके जबान पे सिर्फ बॉलीवुड होता है। क्लास में वो लगान देखना चाहते हैं, दिलवाले दुल्हनिया देखना चाहते हैं। और जो सबसे पॉपुलर फिल्म होती है, वो आपको जान के भी शायद आश्चर्य होगा, जिसकी वजह से शाहरुख खान बहुत पॉपुलर हैं जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, चेक में, और कुछ जो विदेशी जो जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं सीरिया से, और वो था कभी खुशी कभी गम। इनफैक्ट दिलवाने दुल्हनिया नहीं है, जो फिल्म जो जिसने शाहरुख खान को बहुत पॉपुलर किया जर्मन, पूरी जर्मन दुनिया में, जर्मन भाषा बोलने वाली दुनिया में, वो थी कभी खुशी कभी गम। तो उनके लिए हिंदी फिल्में भारत की फिल्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरे कई सालों के अनुभव में जब मैं सिनेमा पढ़ाया, तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप उस फिल्म के बारे में बात कीजिए, उस फिल्म के बारे में बात कीजिए, पर उनकी बात सिर्फ हिंदी फिल्म तक आती थी। ये हिंदी भाषा की जो पकड़ है, जो हिंदुस्तानी की जो पकड़ थी हिंदी फिल्म पे, वो समाज में सुधार का भी स्वर बनी, विरोध का भी स्वर बनी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा कि कभी कभी पता नहीं हम जिन जिन फिल्मों को हम देखते हैं और बड़े नाटकीयता से भरे हुए फिल्म है, बहुत मेलोड्रामेटिक फिल्म है, हम उसमें विरोध देख ही नहीं पाते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, बहुत विनती करता हूँ कि आप जब दोबारा कभी, हो सकता है बहुत यंग हो, आपने देखा भी ना हो, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारा काम है, एक अध्यापक या एक विचारक होने के द्वारा हमारा एक काम होता है, आप फिर से एक बार दो फिल्में देखिएगा, एक शोले और एक दीवार। एक रमेश सिप्पी की बनाई हुई, एक है यश चोपड़ा की बनाई हुई। दोनों फिल्मों में एक कॉमन थीम है अमिताभ बच्चन का। क्यों मैं कह रहा हूं देखने के लिए? पूरी की पूरी जो दीवार फिल्म थी, वो समाज से, जो समाज की जो पकड़ है, उससे नाराजगी है, कहां से उठ के कहां तक पहुंचता है। एक जो ट्रेजेक्ट्री है फिल्म की वो बहुत बड़ी है। और दूसरी फिल्म जो इससे भी बड़ी फिल्म थी, वो थी शोले। क्योंकि हम हिंदी भाषा की बात करें इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हिंदी जो शोले की हिंदी थी वो बहुत अ, सलीम जावेद की थी, और वो बहुत बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि वो ऐसे तबके की भाषा है जो हम और आप नहीं बोलते। उसमें भी ठाकुर बलदेव सिंह बहुत सधी हुई हिंदी बोलते हैं, और बाकी लोग नहीं बोलते, खास करके धर्मेंद्र का जो कैरेक्टर था। आपने कभी ध्यान दिया कि शोले आज की सरकार के खिलाफ इतना इम्पोर्टेंट निगेशन है, निषेध है? जब ठाकुर बलदेव सिंह को गब्बर सिंह से लड़ना होता है तो पुलिस को नहीं बुलाता, दो गुंडे मवाली को बुलाता है, जो जेल से निकल के आए होते हैं, छोटी छोटी चोरियां कर रहे होते हैं। सरकार से बिल्कुल फेथ उठ जाना है। दीवार भी यही है, अदालत भी यही है, जंजीर भी यही है। जब तक जंजीर में वो पुलिस के कपड़े पहनता है, अमिताभ बच्चन वो न्याय नहीं दिला पाता है जया भादुरी को। कपड़े पुलिस के छोड़ता है, स्टेट से अलग होता है, राज्य से अलग होता है, और वो विरोध करता है, लड़ता है, और उसके बाद एक दूसरे आदमी जो उसमें प्राण बनते हैं, खान चाचा टाइप,
उनसे जाके और मदद लेके और पूरी जो सत्ता है, जो भी सत्ता है, जो क्रिमिनल सत्ता है, उससे लड़ता है। मैं क्यों बता रहा हूँ? भाषा और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कोई ट्रेडिशन बन गया है, एक बहुत लंबी परंपरा है हिंदी में विरोध की, और ये विरोध साहित्य से निकल कर फिल्मों में चला गया। मैं बताऊं आपको, एक बहुत हल्ला हंगामा चल रहा है ब्रह्मास्त्र के बारे में। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जिस दिन हिंदी की फिल्में अय्यारी, रोमांस से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अय्यारी और ऐसी दुनिया में चली जाएगी, जो काल्पनिक तो सारी फिल्में होती हैं, बट बहुत बड़े स्केल पे होगी और सकारात्मक बनेगी। सकारात्मक इन द नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ। सरकार के लिए, स्टेट के विरोध में बोलना बंद कर देगी। उस दिन हिंदी फिल्म ही नहीं, हिंदी भाषा का भी नाश होगा। हमारा पूरा का पूरा जो, आप देखिए, ये जो इतिहास है हिंदी भाषा का, वो हमें लड़ना सिखाता है। शोले इसका बहुत एग्जाम्पल है। दीवार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। शादी, शादी का टूटना, एक आदमी का गोदी मजदूर होना, वहां से तस्करी करना, पैसे बनाना, सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट। हिंदी बहुत इवॉल्व करती है। हिंदी भाषा की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि एक हिंदी, हिंदवी, कितने स्वरूपों में, खड़ी बोली कितने स्वरूपों में। आप सब हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, मनीष जी खुद, मैं उनसे सीखता रहता हूँ। और मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता कि बहुत सारी चीजें जो हैं ये हिंदी की, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। पर मुझे थोड़ी समझ जो है वो ये है कि हिंदी कैसे पढ़ के, और भाषा बनी आपके अभिव्यक्ति की, आपके न्यूज़पेपर की, आपके फिल्मों की, जो आपकी पहचान बनाती है। ये बहुत जरूरी है। भाषा को आप पलट के फिर सम्मान देते हैं। और भाषा का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? वो विरोध का स्वर है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मनीष जी और केम अग्रवाल कॉलेज और प्रिंसिपल अनीता मन्ना जी, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। और मनीष जी को ना, आपका और प्रिंसिपल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस वर्ष से हम लोगों ने हिंदी महोत्सव की ये यात्रा शुरू की, और आज हिंदी दिवस के दिन आपने समय निकाला और आजादी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की जो विकास यात्रा थी, उसकी जो पूरी आजादी की लड़ाई में एक आम जनमानस के साथ मिलते हुए उसकी जो उपलब्धि थी, उस पूरी की लड़ाई में उसको केंद्र में आपने रखा। और बहुत सारी चीजें जो हिंदी को लेके हम लोग लगातार समझते रहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग शुरू के 100 सालों तक कहीं भी न धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ की, न भाषा के साथ कोई छेड़छाड़ की, बल्कि वो लगातार अपने आप को सुदृढ़ करने में लगे रहे। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो इस देश ने कभी नहीं देखी थी, चाहे वो न्यायपालिका हो, बैंक हो, दलाल हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लर्क हो, पोस्ट ऑफिस हो, डाक हो, इन सब के लिए नौकरियों की एक व्यवस्था जब बन गई, तो प्रभाव और अवसर की भाषा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को आगे बढ़ाया। और आंकड़े इस बात को कहते हैं कि 1900 तक लगभग 1 करोड़ ऐसे, 1 करोड़ कह रहा, लगभग 10 लाख ऐसे युवक थे जो अंग्रेजी में ग्रेजुएट होते थे, और लगभग 60% ऐसे विद्यालय थे किसी न किसी रूप में अंग्रेजी या तो विषय के रूप में या तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में अंग्रेजी को अपना चुके थे। और ये उस भारत की बात है जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश सब शामिल है। भाषा के विकास में उसके प्रभाव और अवसर की कितनी महती भूमिका होती है, कम से कम आज के सरकारों को जो भाषा को लेके खाली राजनीति करते हैं, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी का विरोध तो इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। एक भाषा के रूप में हमें निश्चित तौर पे उसे बहुत कुछ मिला है, लेकिन अपने सम्मान, अपनी गरिमा के लिए हमको निरंतर लड़ना चाहिए। और आपका भी आज का जो पूरा व्याख्यान रहा उसी दिशा में, फिल्मों के माध्यम से, दूसरे उदाहरणों के माध्यम से
हमको बहुत कुछ सचेत करता रहा, बहुत कुछ बताता रहा। मैं एक बार पुनः महाविद्यालय के आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज इस व्याख्यान के लिए समय निकाला आपने। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष अब सर मैं आपकी अनुमति से आज की इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ सर। जी।